यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते और आप सबको बहुत-बहुत बधाई कि आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बैठने जा रहे हैं। आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है, इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, क्योंकि आसान तो नहीं होता इतने बड़े चुनौती को स्वीकार करना और आपने किया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। फ्रेंड्स, अब बातें करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। पहले तो आप सभी का वेलकम इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई करना है, तो फ्रेंड्स पहले तो बहुत ज़रूरत होती है कि जो एग्ज़ाम है हम उसके बेसिक्स पर काम करें, उसके जड़ को समझें, पिच परफेक्ट प्लान और स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम को देने की स्पेशली, पढ़ने की तो अपनी होती ही है, लेकिन एग्ज़ाम को देने की एक स्पेशली एक कुछ स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के नेचर को समझें और ख़ासकर जो उसका पिछला प्रीलिम्स हुआ है 2023 उसके नेचर को समझें, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चंस को पूछने का पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आप देखेंगे कि ऑप्शंस जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन और स्टेटमेंट्स बेस्ड टाइप। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में समझ हो, उसकी जानकारी हो, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। नहीं तो नहीं कर पाएँगे। जैसा कि पहले आप पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके कर लेते थे, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस उस तरीके से डिज़ाइन होते थे और आप काट-छाँट करके आंसर तक पहुँच जाते थे। लेकिन इस बार, पिछली बार भी ऐसा था कि पावर ऑफ एलिमिनेशन जो है, इसका यूज़ बेकार हो गया है। ये आपकी मदद नहीं कर पाएगा, एक नए स्किल की ज़रूरत है। इस क्लास का मकसद ये है फ्रेंड्स कि मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाऊँ कि पहले आप मान लीजिए आप अपने पढ़ाई के बेस पर एग्ज़ाम में बैठने वाले थे, जो भी मार्क्स आप ला सकते थे, उसमें 20 टू 25% मार्क्स की बढ़ोतरी हो जाए। कई बार होता है कि आते हुए गलत हो जाता है, ऑप्शंस में कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, क्योंकि उस तरीके से सेट ही होता है। तो ये कन्फ्यूजन पूरी तरीके से मिट जाए, आप 100% विश्वास के साथ सही-सही सॉल्व कर सकें और साथ ही कुछ ऐसे स्किल्स कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, तब भी एक अलग तरीके से सोचकर बिना नॉलेज के आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, हम जो पिछला प्रीलिम्स हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर बात कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी से भी काम कर सकते हैं। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं। 4 तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में: सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट और साथ में 4 एंड मोर। तो अलग-अलग कैटेगरी में हम देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे। इन केस आपके पास नॉलेज ना भी हो तो सारे तरीके से हम देखेंगे। लेकिन मेन जोर हमारा उसी पर होगा कि अगर आपको नहीं भी आता है और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सेट डी का ये क्वेश्चन नंबर 94 है। ये भी सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना पड़ता है। स्टेटमेंट्स के बीच आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्या आप फ्रेंड्स इसको बिना नॉलेज के सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं आपको चैलेंज दूं तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? आप यहाँ पॉज कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको ये अगर नहीं आता है, तब आप आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। अगर आपको आता भी है, तब भी मैं कहूँगा एक पल को उसको हटा दीजिए और फिर आप एक कोई और तरीका ढूँढ कर निकालने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको नहीं आ रहा होता, तब आप इसको कैसे सॉल्व करते। आइए फ्रेंड्स, अब हम बातें करते हैं। क्या कह रहा है कि इन इंडिया which one of the following constitutional amendments was widely believed to be
enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, जो इसलिए लाया गया था कि जो जुडिशरी है हमारी, उसने फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ कहा था और उस पर उसको निपटाने के लिए, यूं कहिए या यूं कहिए कि उसको ओवरकम करने के लिए, कि आपने जो कहा उसको हम नहीं मानते, हम कुछ और मानते हैं, आपकी बात को दबाना चाह रहे हैं। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन लेके आती है? सरकार लेके आती है। और जुडिशरी ने कुछ कहा, मतलब जुडिशरी की बात को सरकार दबाना चाहती है। तो ऐसा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था? कौन सा ऐसा लाया गया था? एक तो है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आता है तो बड़ा बढ़िया सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आता है तब क्या करेंगे? दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? अब देखिए, यहाँ जुडिशरी के बात को दबाने की बात की जा रही है यहाँ पर, और हमने अभी बात की, तो अब अलग तरीके से सोचेंगे कैसे, कि अगर आपको ये देखना है कि पहले तो अमेंडमेंट्स देख लीजिए, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सरकार करना चाहेगी कि जुडिशरी की बात नहीं मान रहे हैं, दबा रहे हैं। इसका मतलब वो सरकार का लीडर ऐसा होगा जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव दिमाग का होगा, कि नहीं मैं ही सही हूं, मैं बात नहीं मानूंगा, मिलजुल कर नहीं चलने वाला। तो ऐसा कौन था? अब देखिए, पहला कौन सा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की जा रही है। फर्स्ट अमेंडमेंट, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नेहरू जी होंगे उस टाइम। तो नेहरू जी ने ऐसा किया क्या वो करेंगे? तो अगर नेहरू जी पर को हम बेसिक तरीके से समझते हैं, तो आपको लगेगा कि वो बैलेंस अप्रोच से चलने वाले इंसान थे, इतना अथॉरिटेटिव दिमाग तो उनका नहीं था। दूसरी बात, ये पहला ही अमेंडमेंट है, और अभी तो मतलब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना शुरू हुआ है, तो इतना जल्दी झगड़ा थोड़ी हो जाएगा जुडिशरी और सरकार के बीच में, कि तुरंत एकदम आग बबूला हो गया आपस में और अमेंडमेंट ला रहे हैं दबाने के लिए। इतनी जल्दी तो ये नहीं होता। इस आधार पर अगर हम सोचेंगे दोनों तरीके से, तो पहले को तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचता है ये 3। अब आप जब पढ़ते भी हैं पॉलिटी में, पहले हम दूसरे तरीके से ही आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में इमरजेंसी लगाई गई थी। आप सोच सकते हैं, उस समय उन दोनों के बीच में बहुत झड़प था। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई, तो बहुत झड़प था, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था और बहुत चीज़ें की थी उस समय में जुडिशरी को दबाने के लिए। ये दोनों बड़े फेमस अमेंडमेंट है, जिसको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं। और आप इसको जो है 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। अब देखिए, यूपीएससी ने जो डिज़ाइन किया, आप देखेंगे कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट है और ये 86th अमेंडमेंट है, और ये दोनों आसपास का अमेंडमेंट है। जब आप ये अलग तरीके से सोचने में अपर लेवल पे थोड़े से चले जाएंगे, तो आप ऑप्शंस से खेलना भी सीख जाएंगे। अब यूपीएससी देख चाहता है कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए, ये बहुत दूर का है, ये बहुत दूर का है, लेकिन ये दोनों आसपास है। मतलब यूपीएससी आपको इन दोनों के बीच कंफ्यूज करना चाहता है, वो आपको उंगली पकड़ा रहा है कि आप इसको पकड़िए। थोड़ा सा इस बेस पर जाएंगे, अभी मैं क्योंकि बिना नॉलेज के जा रहा हूं, और अगर हल्का भी नॉलेज है तो इसको तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसको तो हटा देंगे। अब इन दोनों को एक साथ दिया गया है। जब भी यूपीएससी इस तरीके से सेट करता है क्वेश्चन, तो उसके जड़ में जो बात होती है वो ये, कि अगर कोई चीज साथ में दी गई है इस तरीके से फंसा कर, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए, अगर हम पॉलिटी को जरा भी समझते हैं, तो जब सरकार और जुडिशरी के बीच ताना बाना बना रहता है, कभी कोई कुछ, फिर उसके ऊपर कोई चढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर कोई चढ़ जाता है, ये चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जुडिशरी को दबाने के लिए लाया गया है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो तो यहाँ पे दो बातें हो सकती कि बाद में जाके या तो जुडिशरी रिएक्ट करेगी,
या अगर अभी कोई अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है जिसका दिमाग राजशाही है, हो सकता है बाद में कोई अच्छी सरकार आए जिसका दिमाग इस तरीके का नहीं है, लीडर ऐसा नहीं है, तो वो उन गलत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। दोनों बातें हो सकती हैं। तो पहले गलती होगी तब तो कुछ सुधार होगा ना। और अगर इस तरीके से दिया गया तो मैंने क्या कहा, चीज़ें कनेक्टेड होंगी। तो पहले तो गलती होनी चाहिए तब तो उसका सुधार होगा। अगर इस बेस पर हम सोचेंगे तो हम इस पहले वाले को पकड़ सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे एक अलग सोच की मदद से आप आंसर तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा डायरेक्टली इस तरीके से आपको नहीं पता है तो आप ये सोच सकते हैं कि जुडिशरी के खिलाफ जो है किस किस में बात की गई है, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और ध्यान आ जाएगा कि इंदिरा गांधी ने इस तरीके से किया था। तो हम डायरेक्ट भी, भले हमें नहीं पता कि ये डायरेक्ट चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी की सोच और उस तरीके से जो उन्होंने इमरजेंसी चीज़ें की थी, उस आधार पर हम सोच लेंगे आंसर को। तो आप देखेंगे कि बिना नॉलेज की मदद से भी आप आंसर तक अलग-अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक बात का चर्चा यहाँ पे, और एक बात की चर्चा और मैं कहना चाहूँगा। कभी-कभी क्या होता है कि ऑप्शंस इस तरीके से फँसाने वाले दे दिए जाते हैं कि आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको सिर्फ़ ये नहीं सीखना है कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद सोचकर कैसे आंसर तक पहुँचे, ऑप्शंस को भी क्रैक करना सीखिए। जैसे कि मान लीजिए हमने डायरेक्ट मैं इसको हटा दूँ और ये ऑप्शंस आपको दूँ, या फिर इसको थोड़ा-सा मान लीजिए कि मेन बात यहाँ पे क्या पकड़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसको ओवरकम करने की बात की गई जो जुडिशरी ने कहा उसको, ठीक? ये ऑप्शन हमारे पास है। तो आप इस दोनों को तो आसानी से छाँट सकते हैं, आप इस तरीके से गौर कर सकते हैं, ये दोनों बहुत दूर-दूर दिए गए हैं और ये बड़े नज़दीक के हैं। इसका मतलब यूपीएससी उँगली पकड़ा रहा है कि आप इनको पकड़ो, इसके बीच में आपको चुनना है, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो। इस दोनों को तो हम छाँट लेंगे, मतलब 50-50 तक तो हम पहुँच गए। और अगर इस पर ज़रा भी जोर देंगे, आसानी से हम पकड़ लेंगे कि पहले कोई गलती होती है, फिर उसका सुधार होता है। और अब तो उस बेस पर आप इस तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे भी, तो वहाँ भी यही बातें हैं। जो गलतियाँ इसमें की गई, उसको इसमें सुधारा गया है। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और बातें करेंगे और क्वेश्चंस पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।